हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में हैं। बहुत बढ़िया भाई। और मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिज्म में हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ खास चीजों के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान रहे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो भाई साहब, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? BH कर्व, जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप का नाम भी देते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहले जानो, सबसे पहले हम लोग कर्व के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। साहब मान लेते हैं कि ये टुकड़ा था। इस टुकड़े को किसी बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, उस टुकड़े के अंदर रख दिया है हमने। क्लियर है? डेफिनेट सी बात है कि फील्ड लाइंस का पैटर्न बदल जाएगा, वो इसके अंदर से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा उस पर फोकस नहीं है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यहां पर फील्ड था, उसमें इसको रख दिया। अब जब हमने इसको रखा तो हमने क्या किया भाई साहब, ध्यान से समझना। जो इस स्पेसिमेन के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के साथ, जिसका नाम हमने H रखा हुआ था। मतलब ये समझो कि यदि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इस तरीके से हम लिख दे म्यू नॉट इंटू NI, तो ये जो टर्म है इसको हम H कहते थे, याद करो। तो इस H के बदलने के साथ साथ इसके अंदर का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था B, वो किस तरीके से बदला ये हमने प्लॉट किया। तो मेरे प्यारे जवानों, हमने क्या पाया कि भाई साहब शुरुआत में जैसे जैसे H बढ़ाते गए, अब जरा सोचो ना, H को बढ़ाओगे इसका मतलब बाहर जो फील्ड लगा हुआ है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे बाहर वाला फील्ड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा आएगा, इसके अंदर नेट मैग्नेटिज्म जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। तो मेरे प्यारे जवानों, शुरुआत में हमने ये पाया कि कुछ इस तरह से ग्राफ बढ़ता गया। भाई हमने इसको और बढ़ाते हुए जारी रखा, तो भाई फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक सर्टेन टाइम के बाद में, मतलब एक सर्टेन वैल्यू के बाद में, हम H की एक फिक्स वैल्यू के बाद में यदि हम इसको और भी बढ़ाते हैं तो इस स्पेसिमेन के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बदलेगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कुछ डोमेन्स होंगी। चलो मोटे तौर पे ऐसा समझ लो कि कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे। जब वो सारे के सारे एक तरफ अलाइन हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद तो तुम बाहर से चाहे कुछ भी करो। मतलब ऐसा समझो, अपने स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने DP सर होते हैं, अरे PTI सर। अब उन्होंने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी लाइन बनाने की वो बना ली, फिर आप आर्मी को बुला रहे हो कि जी और लाइन बनवाएंगे। अरे भाई, जब एक बार बन चुके तो बन चुकी, उसके बाद कितनी भी आर्मी बुला लो आप। यस और नो, सेम चीज यहाँ है। एक बार जैसे जैसे H को बदला तो ऐसा करने से इसके मैग्नेटिक डायपोल्स ने अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप ढाल लिया। अब एक बार वो उसकी लाइन में अलाइन हो गए सो हो गए, उसके बाद तो भाई साहब फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, H के बदलने के साथ ध्यान रखना, शुरुआत में B की वैल्यू बदली लेकिन नॉन लीनियर बदली। ऐसा नहीं है कि H की वैल्यू को 2 गुना कर दिया तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी 2 गुना हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बदलाव जरूर आया लेकिन वो नॉन लीनियर बदलाव आया, वो लीनियर लाइन नहीं बनी। लेकिन एक H की मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद ये H की कोई भी वैल्यू थी, इसके बाद यदि आप H को और बढ़ाओगे तो प्यारे जवानों आप ये पाओगे कि B की जो वैल्यू है जितनी आ चुकी है उतनी ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। अब भाई हमने क्या किया, हमने जो बाहर का फील्ड लगाया था H, मतलब ये जो B नोट था इसमें H वेरी कर रहे हैं हम B नोट में, क्योंकि बाहर वैक्यूम तो है ही, तो ये चीज वेरी कर रहे हैं। तो इसको हमने कम करना शुरू कर दिया।
हमने पाया कि जैसे ही हमने इसको कम किया तो ग्राफ, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मली ग्राफ वापस आ जाएगा h को कम करेंगे तो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ग्राफ में हमने ये पाया कि भाई ये अलग ही लाइन के अलोंग आ रहा है, और आते आते हमने जैसे ही h को 0 किया हमने पाया, होना क्या चाहिए था, नॉर्मली हम लोग क्या सोच रहे थे कि h को 0 कर दोगे तो b 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साहब यहां पर b की कुछ एक सर्टेन वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब h 0 हो चुका है, ध्यान से समझना, जब h की वैल्यू 0 हो चुकी है, b नॉन जीरो है, मतलब h 0 हो चुका है, b नॉन जीरो है, मतलब b अभी 0 हुआ नहीं है, मतलब b h के थोड़ा पीछे चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि b लैग्स बिहाइंड h, मतलब b इज लैगिंग h, और इस लैगिंग को ही हम हिस्टेरेसिस का नाम देते हैं। भाई जैसे ही हमने h की वैल्यू को चेंज किया, डिक्रीज करना शुरू किया, हमने क्या पाया कि ग्राफ रिट्रेस नहीं हो रहा है। ये जो नॉन रिट्रेसेबिलिटी है, दिस नॉन रिट्रेसेबिलिटी ऑफ द ग्राफ, मतलब व्हेन h is decreased from the maximum value, then we came to know that the graph does not retrace its path. दिस नॉन रिट्रेसेबिलिटी, इस नॉन रिट्रेसेबिलिटी को ही हम हिस्टेरेसिस का नाम देते हैं। तो पूछे आपसे हिस्टेरेसिस क्या है, तो इट इज द नॉन रिट्रेसेबिलिटी ऑफ BH कर्व व्हेन h इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इट्स वैल्यू। कोई भी एक वैल्यू थी, वहां से यदि हम इसको डिक्रीज करना शुरू करें तो भाई ये ग्राफ रिट्रेस नहीं होता है। कोई भी एक h की उस समय वैल्यू मैक्सिमम ले रहे हैं हम इस केस में, तो भाई जो भी मैक्सिमम पॉसिबल था, मतलब मैक्सिमम जो हमने अप्लाई किया, जहां पर भी मैक्सिमम हो गया था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग h की भी कोई वैल्यू थी। क्लियर है? अब भाई यहां पर इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन द BH कर्व द लैगिंग ऑफ b बिहाइंड h इज ऑल्सो नॉन एज द हिस्टेरेसिस। और प्यारे जवानों, इस रिट्रेसेबिलिटी में हमने क्या पाया, नॉन रिट्रेसेबिलिटी में हमने क्या पाया कि जब h की वैल्यू 0 हो चुकी है, b नॉन जीरो है, इसका मतलब देयर इज सम रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन। When external field is 0, there is still, लिखो इस बात को, when external field is 0, there is still some magnetic field left in the specimen। मतलब एक्सटर्नल फील्ड को 0 कर दिया है तो भी इस स्पेसिमेन में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बच गया है। इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। अब कोई आपसे पूछेगा रिटेंटिविटी क्या है, तो आप क्या कहोगे, when in the BH curve when h becomes 0, that means the external magnetizing field जो हमने लगाया था, तो वहां पर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने 0 कर दिया है। स्टिल देयर इज सम रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन, एंड दैट रेजिडुअल फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन इज नॉन एज द रिटेंटिविटी। भाई ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी का नाम है, और ये किस पर डिपेंड करेगी साहब, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि मटेरियल जो लिया है उसका नेचर कैसा है। तो रिटेंटिविटी किस मटेरियल की कितनी है ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। रिटेंटिविटी से हम किस चीज की जानकारी ले सकते हैं, भाई रिटेंटिविटी से हम जानकारी ले सकते हैं कि जब h 0 हो गया तो कितना भी किसी स्पेसिमेन में बच गया है। मतलब when the magnetizing field intensity becomes 0, then the amount of residual magnetic field in the specimen is basically retentivity. It depends on the nature of the material. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिमेनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो भाई आपको ये बात अच्छे से समझ जानी है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेमेनेंस या रिटेंटिविटी है क्या।
क्लियर हो गई बात। लेकिन भाई हम अब भी नहीं रुके, हमने h को 0 करने के बाद भी हम नहीं रुके, अब हमने h को बदलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन बदलनी शुरू कर दी। मतलब यह है कि पहले एरो इधर था, अब हमने उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म लगाना शुरू किया। हमने क्या पाया कि भाई b की वैल्यू घटना शुरू हुई, घटते 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 ये घट गई और किसी एक वैल्यू पर आकर ये क्या हो गई, 0। उस समय अपोजिट डायरेक्शन में हमने h लगा रखा था, मतलब डायरेक्शन ऑफ h इज 0, मतलब डायरेक्शन ऑफ h इज ऑपोजिट, बट हियर b बिकम्स 0। इस चीज को हम कहेंगे साहब, इस पॉइंट का मैं O नाम दूं, इसका नाम मान लो मैं C नाम देता हूं, तो मैं कहूंगा इट इज OC इज द कोर्सिविटी। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने एक टर्म डिफाइन करी रिटेंटिविटी, मान लो OB इज द रिटेंटिविटी। ये क्या है, स्पेसिमेन के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बचेगा जब H 0 हो गया है, दैट इज रिटेंटिविटी। लेकिन H को कितना रिवर्स करें, अपोजिट डायरेक्शन में कितना H लगाएं, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन बिकम्स 0, इसे हम कोर्सिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर्सिविटी। तो OC का नाम क्या हो गया, कोर्सिविटी। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछेगा साहब कोर्सिविटी क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन बिकम्स 0। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। ध्यान रखना है कि ताकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ था पहले, मतलब कुल मिलाकर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है स्पेसिमेन में, वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई एक इंटरेस्टिंग बात हमने यहां पर देखी, हम इस तरीके से आगे बढ़े, हमने पाया कि जैसे जैसे हमने h को बढ़ाया, कुछ सर्टेन वैल्यू b की आई, मैक्सिमम होने के बाद जैसे हमने h को घटाना शुरू किया, हमने देखा कि ग्राफ रिट्रेस नहीं हुआ, ग्राफ ने कुछ अलग रास्ता अपनाया। इस नॉन रिट्रेसेबिलिटी का नाम हमने रखा हिस्टेरेसिस। देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट बात थी कि हम h को बदल रहे हैं लेकिन ये ग्राफ रिट्रेस नहीं हो रहा है। तो इसमें दो टर्म जो है, रिटेंटिविटी, दिस इज द कोर्सिविटी, दोनों को अच्छे से समझ लेना है। लेकिन हम अब भी नहीं रुके, हमने इसको कंटिन्यू रखा, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू किया और मेरे प्यारे जवानों हमने ये पाया कि जो ग्राफ है वो इस तरह से हुआ, फिर हमने इसको घटा दिया, फिर हम इसको वापस ले गए और यदि इस घटना को हम रिपीट करते जाएं तो इस तरह से हमें एक लूप मिला जिसका नाम रखा हमने हिस्टेरेसिस लूप। अब भाई जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जिसमें हमें ड्यूरिंग द साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन वी आर डिसिपेटिंग सम एनर्जी, हम कुछ एनर्जी का यूज कर रहे हैं भाई यहाँ पे। और हमने क्या पाया कि जो एरिया आएगा, एरिया अंडर दिस लूप, भाई अंडर दिस लूप, ये लूप कौन सा है साहब, ध्यान से समझ लेना, BH लूप है ये किसके बराबर आएगा, एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, इसकी जानकारी हमें यहां से मिलनी है। तो ध्यान रखना है और इसे हम हिस्टेरेसिस लॉस का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, हिस्टेरेसिस लॉस। तो कोई आपसे पूछेगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि भाई ड्यूरिंग द साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए स्पेसिमेन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then some energy is lost, and if we draw the graph between B and H, then we came to know that the area under this graph, जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आने वाला है, इनसाइड जो एरिया आने वाला है, this area will give information regarding the energy loss पर यूनिट पर साइकिल एंड पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात अच्छे से समझ लेनी है। तो भाई अच्छे से समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन, कोई सस्पेंस तो नहीं है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई साहब एरिया यदि हम BH कर्व का निकालेंगे तो वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स एरिया ऑफ IH कर्व। आपको कभी कभी BH कर्व की बजाय IH कर्व गिवन होगा।
तो भाई आपको ख्याल रखना है इस बात का कि इसका जो एरिया था और उसका जो एरिया है दोनों में म्यू नॉट का फैक्टर आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में हम यूनिट्स का सिलेक्शन इस तरीके से हमने कर रखा है कि बीएच कर्व का अंडर जो एरिया है उसको हम 4 पाई से मल्टीप्लाई, बीएच कर्व का जो एरिया निकालना है तो आईएच कर्व वाले एरिया को 4 पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आप लिख लीजिए। इन एसआई सिस्टम एरिया अंडर बीएच कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एरिया अंडर आईएच कर्व। आई और एच और बी इन सबके नाम अच्छे से लिख लेना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। इन द सीजीएस सिस्टम एरिया अंडर बीएच कर्व विल बी इक्वल टू 4 पाई इनटू एरिया अंडर द आईएच कर्व। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप यहां तक आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, कॉर्सिविटी एंड द हिस्टैरिसीस लॉस, हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो 1 बाय 1 हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों देखो, 2 कैटेगरीज कौन सी डिवाइड की हमने भाई साहब, एक है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरे हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एज नेम इंडिकेट, यदि हम यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे बीएच का तो हम क्या पाएंगे भाई साहब, ध्यान से समझना। ये जो वैल्यू होती थी याद होगा आपको रिटेंटिविटी, और ये जो वैल्यू होती थी कॉर्सिविटी, ये दोनों ही लो होंगे। साथ ही साथ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो भी कम आएगा, मतलब लॉस भी कम होगा। जहां पर हमें टेम्परेरी मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है वहां हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं, ट्रांसफार्मर की कोर है, इलेक्ट्रिक मोटर की कोर है, जनरेटर की कोर है, वहां पर हम इनका यूज करते हैं। तो जवानों ये बात अच्छे समझ लेनी है। नाम याद रख सकते हो, सॉफ्ट से सॉफ्ट आयरन आप याद रख सकते हो, एक म्यू मेटल एंड स्टोलॉय। भाई ये चीज याद रखने के लिए स्टेलॉय, म्यू मेटल और सॉफ्ट आयरन, ये इसके 3 एग्जांपल्स है, और भी बहुत से मैंने 3 लिखे हैं, ठीक है। यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है ध्यान से सुनो, याद कैसे रखोगे, लॉजिक क्या है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लो रिटेंटिविटी क्यों चाहिए, क्योंकि सोचो ना, अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना मतलब बिजली जाए तो मैग्नेटिज्म बने, और जैसे बिजली जाए तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, कोई पर्पस है हमारा। तो यदि उसमें रिटेंटिविटी ज्यादा हुई, उसका मतलब बिजली जाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बच गया है, तो यूज ही नहीं है भाई उसका। हो सकता है कि उसको ऐसा मैग्नेटिज्म बचने से उसका कोई इल इफेक्ट होता हो। तो इस वजह से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे बिजली जाए वहां पर तुरंत उसका मैग्नेटाइजेशन जितना हो सके मिनिमम हो जाए, मतलब उसकी जो रिटेंटिविटी है वो मिनिमम हो जाए, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है स्पेसिमेन में वो मिनिमम से मिनिमम हो। इसका मतलब रिटेंटिविटी कम से कम होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। हार्ड के अंदर इससे उल्टा हो जाएगा, रिटेंटिविटी हाई हो जाएगी, कॉर्सिविटी भी हाई हो जाएगी, लॉस भी हाई हो जाएगा। ये टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन के लिए, परमानेंट के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज आएगा ये। इसी के साथ साथ लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक मीटर में इसका यूज होगा, वहां परमानेंसी का जहां भी काम होगा वहां होगा, तो लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक मीटर में इसका यूज आना है। प्यारे जवानों ये इसके एग्जांपल्स क्या है, स्टील है, एल्निको है, ट्रिकोनेल है, तो ये एलॉयज है, आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे जवानों आई होप आपने बखूबी इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। तो जवानों हंसते मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।